हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी। मेरा नाम कविता है और मैं एमए बीएड सीटेट और यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी किस टाइप से एनटी नेट को आप क्लियर करेंगे और जेआरएफ लेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आप मेरे साथ चैनल पर जुड़े रहेंगे तो मैं आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड करूंगी और जितना भी मेरे पास सिलेबस है और मैं जितना भी इसमें आता है एनटी नेट में, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी किस टाइप से आता है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, आपको मैं सबसे पहले तो आपका इस चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने फ्रेंड्स इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिए। इसमें भक्ति काल के 23 वीडियो और 9 वीडियो आदि काल के और 4 वीडियो रीति काल के अपलोड हो चुके हैं फ्रेंड्स। आप उन्हें देखेंगे तो आपका उससे बहुत फ़ायदा होगा। ओके फ्रेंड्स, अब तो आपको पढ़ना शुरू कर ही देना चाहिए। और फ्रेंड्स, आपको डेट तो पता चली गई होगी, लेकिन हिंदी की अभी ऐसी डेट शीट नहीं आई है कि कौन सा पेपर किस दिन है। ये 1 तारीख से 14 तारीख तक और 17 तारीख को, मतलब इतने दिनों तक पेपर होंगे ये एनटी नेट के। और इसमें भी आ जाएगी धीरे धीरे, अभी पता चल जाएगा, जैसे ही पता चलेगा मैं आपको बता दूंगी। फ्रेंड्स, कल हमने ये रीतिकाल के प्रकरण 2 में 12 कवि को पढ़ लिया था। आज हम 13वें कवि पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इटावा के रहने वाले सनाध्य ब्राह्मण थे। कुछ लोगों ने इन्हें कान्यकुब्ज सिद्ध करने का भी प्रयत्न किया है। इनका पूरा नाम देवदत्त था। भाव विलास का रचनाकाल इन्होंने 1740 में दिया है और उस ग्रंथ निर्माण के समय अपनी अवस्था 16 ही वर्ष को कही है। इस हिसाब से इनका जन्म संवत 1730 निश्चित होता है। इसके अतिरिक्त इनका और कुछ वृतांत नहीं मिलता। इतना अवश्य अनुमित होता है कि इन्हें कोई अच्छा उदार आश्रयदाता नहीं मिला जिसके यहाँ रहकर इन्होंने सुख से काल यापन किया हो। ये बराबर अनेक रईसों के यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहे पर कहीं जमी नहीं। इसका कारण या तो इनकी प्रवृत्ति की विचित्रता माने या इनकी कविता के साथ उस काल की रुचि का असामंजस्य। इन्होंने अपने अष्टयाम और भाव विलास को औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम शाह के को सुनाया। फ्रेंड्स, नोट कर लो, ये देव कवि की है अष्टयाम और भाव विलास। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए इसको। जो हिंदी कविता के प्रेमी थे, इनके पीछे इन्होंने भवानी दत्त वैश्य के नाम पर भाव विलास और कुशल सिंह के नाम पर कुशल विलास, ये भी नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, रचना की। फिर वर्धन सिंह के पुत्र राजा उदोत सिंह वैश्य के लिए प्रेमचंद्रिका बनाई। इसके उपरांत ये बराबर अनेक प्रदेशों में भ्रमण करते रहे। इस यात्रा के अनुभव का इन्होंने अपने जाति विलास नाम ग्रंथ में कुछ उपयोग किया। इस ग्रंथ में भिन्न भिन्न जातियों और भिन्न भिन्न प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन है। वर्णन में उनकी विशेषताएं अच्छी तरह व्यक्त हुई हो यह बात नहीं है। इतने पर्यटन के उपरांत जान पड़ता है कि एक अच्छे आश्रयदाता राजा मोतीलाल मिले, जिनके नाम पर संवत 1783 में इन्होंने रस विलास नामक ग्रंथ बनाया। फ्रेंड्स, ये भी नोट कर लीजिए, रस विलास ये भी देव कवि का है। ओके फ्रेंड्स, इन राजा मोतीलाल की इन्होंने अच्छी तारीफ की है, जैसे मोतीलाल भूप लाल पोखर लवैया जिन्ह लाखन खर्ची रची आखर खरीदे है। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में शायद सबसे अधिक ग्रंथ रचना देव की है। कोई इनकी रची पुस्तकों की संख्या 52 और कोई 72 तक बतलाते हैं, जो हो इनके निम्नलिखित ग्रंथ। देख लीजिए फ्रेंड्स, भाव विलास अष्टयाम सारे नोट कर लीजिए फ्रेंड, जितने भी हैं ये 1 से लेके 23 तक बताए हुए हैं। या तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो या इनको नोट कर लीजिए फ्रेंड्स अपने रजिस्टर में। भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देव चरित्र, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, काव्य रसायन या शब्द रसायन, सुख सागर तरंग, वृष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन, प्रेम दीपिका, नखशिख, प्रेम दर्शन। ओके फ्रेंड्स, आपने ये नोट कर ही लिया होगा। ग्रंथों की अधिक संख्या के संबंध में यह जान रखना भी आवश्यक है कि देव जी अपने पुराने ग्रंथों की कविताओं को इधर दूसरे क्रम में रखकर एक नया ग्रंथ प्राय तैयार कर दिया करते थे। इससे वे ही कवित्वों का संग्रह है। राग रत्नाकर में राग रागनियों के स्वरूप का वर्णन है।
अष्टयाम तो रात दिन के भोग विलास की दिनचर्या है, जो मानो उस काल के अकर्मण्य और विलासी राजाओं के सामने काल यापन विधि का ब्यौरा पेश करने के लिए बनी थी। ब्रह्म दर्शन 25 और तत्व दर्शन 25 में जो विरक्ति का भाव है, वह बहुत संभव है कि अपनी कविता के प्रति लोक की उदासीनता देखते देखते उत्पन्न हुई हो। ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। यह पहले ही कहा जा चुका है कि आचार्यत्व के पद के अनुरूप कार्य करने में रीतिकाल के कवियों में पूर्ण पंडित भी विशद रूप में सिद्धांत निरूपण का मार्ग नहीं पा सके। बात यह थी कि एक तो ब्रज भाषा का विकास काव्योपयोगी रूप में ही हुआ, विचार पद्धति के उत्कर्ष साधन के योग्य वह ना हो पाई। दूसरे, उस समय पद में ही लिखने की परिपाटी थी, अतः आचार्य के रूप में देव की भी कोई विशेष स्थान नहीं दिया जा सकता। कुछ लोगों ने भक्तिवश अवश्य और बहुत सी बातों के साथ इन्हें कुछ शास्त्रीय उद्भावना का श्रेय भी देना चाहा। वे ऐसे ही लोग हैं जिन्हें तात्पर्य वृत्ति एक नया नाम मालूम होता है और जो संचार्यों में एक छल और बड़ा हुआ देखकर चौंकते हैं। न्यायों की तात्पर्य वृत्ति बहुत काल से प्रसिद्ध चली आ रही है और वह संस्कृत के सब साहित्य मीमांसकों के सामने थी। तात्पर्य वृत्ति वास्तव में वाक्य के भिन्न भिन्न पदों शब्दों के वाच्यार्थ को एक में समन्वित करने वाली वृत्ति मानी गई है। अतः यह अभिधा से भिन्न नहीं, वाक्यगत अभिधा ही है। रहा छल संचारी व संस्कृत की रस तरंगणी से जहाँ से और बातें ली गई है लिया गया है। दूसरी बात यह है कि साहित्य के सिद्धांत ग्रंथों से परिचित मात्र जानते हैं कि गिनाए हुए 33 संचार उपलक्षण मात्र है। संचारी और भी कितने हो सकते हैं? ये तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगी, संचार जो है ये संचारी भाव जो है वो 33 है। अभिधा लक्षणा आदि शब्द शक्तियों का निरूपण हिंदी के रीति ग्रंथों में प्राय कुछ भी नहीं हुआ। इस विषय का सम्यक ग्रहण और परिपाक जरा है भी कठिन। इस दृष्टि से देवी जी के इस कथन पर अभिधा उत्तम काव्य है। फ्रेंड नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देव कवि का। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। यहाँ अनेक कुछ कहने का अवकाश नहीं। व्यंजना की व्याप्ति कहाँ तक है, उसकी किस किस प्रकार क्रिया होती है, इत्यादि बातों का पूरा विचार किए बिना कुछ कहना कठिन है। देव जी का यहाँ व्यंजना से तात्पर्य पहेली बुझो बल वाली वस्तु व्यंजना का ही जान पड़ता है। यह दोहा लिखते समय उसी का विकृत रूप उनके ध्यान में था। कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उनके सम्यक स्फुरण में उनकी रुचि विशेष प्रहा बाधक हुई है। कभी कभी वे बड़े पेचीदे मजमून का हौसला बांधते थे, पर अनुप्रास के आडंबर की रुचि बीच में ही उनका अंग भंग करके सारे पद को कीचड़ में फंसा चकड़ा बना देती थी। भाषा में कहीं कहीं स्निग्ध प्रवाह न आने का एक कारण यह भी था, अधिकतर इनकी भाषा में प्रवाह पाया जाता है। कहीं कहीं शब्द व्यय बहुत अधिक है और अर्थ अल्प। अक्षर मैत्री के ध्यान से इन्हें कहीं कहीं आसक्त कर रखने पड़ते थे, जो कभी कभी अर्थ को आच्छन्न करते थे। तुकांत और अनुप्रास के लिए ये कहीं कहीं शब्दों को ही तोड़ते मरोड़ते ना थे, वाक्य को भी अविन्यस्त कर देते थे। जहाँ अभिप्रेत भाव का निर्वाह पूरी तरह हो पाया है, यहाँ जहाँ उसमें कम बाधा पड़ी है, वहाँ की रचना बहुत ही सरस हुई है। इनका अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं। इस बात के काल के बड़े कवियों में इनका विशेष गौरव का स्थान है। कहीं कहीं इनकी कल्पना बहुत सूक्ष्म और दुरारूढ़ है। इनकी कविता की कुछ उत्तम उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। सुनो के परम पद उनो के अनंत मद, नुनो के नदीस नद, इंदिरा झुरे परी, महिमा मुनि सन की संपत्ति दिगी सन की, ईसन की सीधी ब्रज विधि विधुरे परी, भादो की अंधेरी अधि राति मथुरा के पथ, पाए के संयोग देव देव की दूरे परी, पारावार पुरन अपार पर ब्रह्म रसी, जसुदा के कोरे एक बारह ही कुरे परी, डार तो दार हुम पल न बिछोना नव पल्लव के सुमन जिंगला, सोहे तन छवि भारी है, पवन झुलावे के करी बहरावे देव, कोकिल हलावे झुलसावे कर तारी दे, पूरित पराग सो उतारो करे राइलोन, कंज कली नाई कला तानी सिर सारी दे, मदन मही जुको बालक बसत ताही, प्रतापी जगावत गुलाब चटकारी दे, सखी के संग कोश गुरु सोच मुग लोचनी, परसानी पिए सो जो उन नेकु हसी छुयो गात, देव वह सुभाए
मुस्काए उठी गए वहाँ, सिसकी निसी खोई, रोए पाए प्रात को जानेरी वीर, बिनु बिरही बिरह विधा, हाय हाय करी पछिताए न कछु सुहात, बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी ढरी, गोरो गोरो मुख आज और सो बिलानु जात, जहरी जहरी जिनी बूंद है परती मनो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, आने कहो श्याम मोसो चली झूली बेको आज, फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में, चाहत उठी योई उठी गई सोनी गोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जानी या जगन में, आंख खोली देखो तो न धन है न धन घन श्याम, वे छाई बूंदे मेरे आंसू है दिगन में, सासन ही में समीर गयो अरु आंसू ही सब नीर गयो ढरी, तेज गयो गुण ले अपनो अरु भूमि गई तनु की तनुजा, करी देव जी मिली बई की आस के, आसहु पास आकाश रहो भरी, जदिन ते मुख फेरी हरे हैसी हरी, हियो जूलियो हरी जुहरी, जब ते कुंवर काना रावरी कला निधान, कान परिवा के कहू सुजस कहानी सी, तब ही त देव देखी देवता सी हंसती सी, रिझसी रिझती सी खिजसी सी, रुठती रिसानी सी, छोई सी छली सी छिन लीनी सी छको सी छिन, चकी सी लगी थकी ठहरानी सी, विधि सी बंधी सी विष बूढ़ती विमोहित सी, बैठी बाले बकती बिलोकती बुकानी सी, देव में सिस बसायो सनेह सो, भाले मृग बंद बिंदु के भाखियो, कंचु की मिक्सचर पियो। सॉरी फ्रेंड, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो गई थी मैं फिर से पढ़ देती हूँ। देव में सिस बसायो सनेह सो, भाले मृग मंद बिंदु के भाकियो, कंचु की में चुप रहियो, करी चोव लगाए लियो उरसो अभिला कियो, लैमक तुल के गहने रस मूर्तिवंत सिंगार के चाके, सांवले लाल को सांवर रूप में नैने को गजरा करी राखे, धार में धाये धैसी निर्धार है, आए फसी उकसी न उधेरी री, अंगराय गिरी गहिरी गही फेरी फेरी न घिरी नहीं चेरी, देव कछु अपनो बसना, रस लालच लाल चित्ते भई चेरी, बेगी ही बूढ़ी गई पखिया खिया मधु की मक्खिया भई मेरी। फ्रेंड्स, देव कवि पूरे हो गए हैं। आज इनका 14वें कवि है इसमें रीतिकाल में श्रीधर या मुरलीधर। अब इनको पढ़ेंगे हम इनके बारे में थोड़ा सा ही बताया हुआ है फ्रेंड्स। ये प्रयाग के रहने वाले ब्राह्मण थे और संवत 1737 के लगभग उत्पन्न हुए थे। यद्यपि अभी तक इनका जगनामा ही प्रकाशित हुआ है, जिसमें फर्रुख सियर और जहांदार के युद्ध का वर्णन है, पर स्वर्गीय बाबू राधा कृष्ण दास ने इनके बनाए गए कई रीति ग्रंथों का उल्लेख किया है, जैसे नायिका वेद, चित्रकाव्य आदि। इनका कविता काल संवत 1760 के आगे माना जा सकता है। फ्रेंड्स, 15वें कवि है सुरती मिश्र। ये आगरे के रहने वाले कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे, जैसा कि इन्होंने स्वयं लिखा है, सुरती मिश्र कन्हौजिया नगर आगरे बास। इन्होंने अलंकार माला संवत 1766 में और बिहारी सस्से की अमर चंद्रिका टीका संवत 1794 में लिखी। अतः इनका कविता काल विक्रम की 18वीं शताब्दी का अंतिम चरण माना जा सकता है। ये नसरुल्ला खान नामक सरदार के यहाँ तथा दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के दरबार में आया जाया करते थे। इन्होंने बिहारी सस्से कवि प्रिया और रसिक प्रिया पर विस्तृत टीकाएं रची है, जिनसे इनके साहित्य ज्ञान और मार्मिकता का अच्छा परिचय मिलता है। टीकाएं ब्रजभाषा गद्य में है। इन टीकाओं के अतिरिक्त इन्होंने बैताल पंचविशुंदी का ब्रजभाषा गद्य में अनुवाद किया है। निम्नलिखित रीति ग्रंथ रचे हैं। अब ये देख लीजिए इनके रीति ग्रंथ कौन से हैं। अलंकार माला, ये सुरती मिश्र के फ्रेंड नोट कर लीजिए। रस रतन माला, रस सरस, रस ग्राहक चंद्रिका, नक्सिक काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर। अलंकार माला की रचना इन्होंने भाषा भूषण के ढंग पर की है। इसमें भी लक्षण और उदाहरण प्राय एक ही दोहे में मिलते हैं। जैसे देखिए, हिम सो हर के हाथ सो जस मालोपम थानी, सो असंगति कारण अवर कारज और थान, चली अहि श्रुति आनहि डसत नसत और कै प्राण। इनके ग्रंथ सब मिले नहीं हैं, जितने मिले हैं उनसे ये अच्छे साहित्य मर्मज्ञ और कवि जान पड़ते हैं। इनकी कविता में तो कोई विशेषता नहीं जान पड़ती, पर साहित्य उपकार इन्होंने बहुत कुछ किया है। नक्सिक में इनका एक कवि देख लीजिए,
तेरे ये कपोल बोल अति ही रसाल, मन जिन की सदाई उपमा विचारित है। को न सम्मान चाही कीजे वो उपमान, अरु बाधुरे अरु बापुरे मधुकन की देह जारियत है। नेको दर पन सम तक चाह करी कहू, बहे अपराधित ऐसो चित्त धारियत है। सुरति सो याही तय जगत बिच अजहु लो, उनके बदन पर छार डारियत है। अब 16वें कवि फ्रेंड है कविंद्र। ये उदयनाथ इनका नाम है दूसरा। ये कवि कालिदास त्रिवेदी के पुत्र थे और संवत 1736 के लगभग उत्पन्न हुए थे। इनका रस चंद्रोदय नामक ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है, नोट कर लो फ्रेंड। बाकी तो आपने नोट कर ही लिए होंगे, इसको मैं इसलिए अंडरलाइन करती हूँ फ्रेंड, ताकि आपको पता लग जाए। जहाँ इनकी रचनाएं दी होती है वहां तो आप नोट कर ही लेंगे। इसके अतिरिक्त विनोद चंद्रिका और जोग लीला, ये भी नोट कर लीजिए। विनोद चंद्रिका और जोग लीला नामक इनकी 2 और पुस्तकों का पता भी खोज में लगा है। विनोद चंद्रिका संवत 1777 और रस चंद्रोदय संवत 1804 में बना है, अतः इनका कविता काल संवत 1804 या उसके कुछ आगे तक माना जा सकता है। ये अमेठी के राजा हिम्मत सिंह और गुरुदत्त सिंह के यहाँ बहुत दिन रहे। इनका रस चंद्रोदय श्रृंगार का एक अच्छा ग्रंथ है। इनकी भाषा मधुर और प्रसादपूर्ण है, वर्ण विषय के अनुकूल कल्पना भी अच्छी करते थे। इनके कवि देख लीजिए। शहर मझार ही पहर एक रागी जेहि, छोर पे नगर के सराय है उतारे की। कहत कविंद मग माज ही परेगी साज, खबर उड़ानी है बटोही ट्रक मारे की। घर के हमारे पर देश को सिधारे, याते दया की बेचारी। हम रीति से है बारे की, उतरो नदी के तीर भर के तरे ही तुम। चौको जनी चौकी ये तहा पहाड़ो हमारे की। राजे रस में सी तैसी बर का समेरी चढ़ी, चंचला नचेरी चक चौंदा कौंदा बारेरी। व्रति व्रत हरि ही परत फुहरी, कछु छोर कछु धारे जल धर जल धारेरी। भवत भनत कविद कुंज भोन पौन सौरभ, सुकाकी कपाए प्राण पर हत पारेरी। काम कंदु कासे फूल डोरी डारे मन, और किए डारे रे कंद मन बन की डारेरी। 17वें कवि है फ्रेंड श्रीपति। ये कालपी के रहने वाले कान्य कुछ ब्राह्मण थे। इन्होंने संवत 1777 में काव्य सरोज नामक रीति ग्रंथ लिखा। कौन सा फ्रेंड? काव्य सरोज नामक रीति ग्रंथ लिखा, नोट कर लीजिए। और इनके निम्नलिखित ग्रंथ और है, देख लीजिए। कवि कल्पद्रुम, सॉरी फ्रेंड्स, कवि कल्पद्रुम, रस सागर, अनुप्रास विनोद, विक्रम विलास, सरोज कलिका और अलंकार गंगा। ओके फ्रेंड्स, श्रीपति ने काव्य के सब अंगों का निरूपण विशद रीति से किया है। दोनों का विचार पिछले ग्रंथों में अधिक विस्तार के साथ किया है और 200 के उदाहरणों में केशव दास के बहुत से पद रखे हैं। इससे इनका साहित्यिक विषयों का सम्यक और स्पष्ट बोध तथा विचार स्वातंत्र्य प्रकट है। काव्य सरोज बहुत ही प्रौढ़ ग्रंथ है। काव्यांगों का निरूपण जिस स्पष्टता के साथ इन्होंने किया है, उससे इनकी स्वच्छ बुद्धि का परिचय मिलता है। यदि गद्य में व्याख्या की परिपाटी चल गई होती तो आचार्यत्व ये और भी अधिक पूर्णता के साथ प्रदर्शित कर सकते थे। दास जी तो इनके बहुत अधिक ऋणी हैं। उन्होंने इनकी बहुत सी बातें ज्यों की त्यों अपने काव्य निर्णय में चुपचाप रख ली है। आचार्यत्व के अतिरिक्त कवित्व भी इनमें ऊंची कोटि का था। रचना विवेक इनमें बहुत ही जागृत और रुचि अत्यंत परिमार्जित थी। झूठ शब्दाडंबर के फेर से ये बहुत कम पड़े हैं। अनुप्रास इनकी रचनाओं में बराबर आए हैं, पर इन्होंने अर्थ या भाव व्यंजना में बाधा नहीं डाली है। अधिकतर अनुप्रास रसानुकूल वर्ण विन्यास के रूप में आकर भाषा में कहीं ओज कहीं माधुर्य घटित करते पाए जाते हैं। पावस ऋतु का तो इन्होंने बड़ा ही अच्छा वर्णन किया है। देखिए इनका उदाहरण। जल भरे झूमे मानो भूमि पर सत आए, दसहु दिसान घूमे दामिनी लाए लए। धूरी धार घूमरे से धूम से धुंधारे कारे, धुरवान धारे धावे 2606 छहे। श्रीपति सुकवि कहे चेरी कह राय, तकत अतन तन तावते तये तये। लाल बिनु कैसे लाज चादर रहेगी आज, कादर करत मोहि बादर नए नए। सारस के नादन को बाद ना सुनाते कहूँ, नाहक ही बकवाद दादुर माह करे। श्रीपति सुकवि जहाँ ओजना सरोजन की, फूल न फूलत जाहि चित जहाँ
चाह करे बकन की बानी की भी राजती है राजधानी। कोई सो कलित पानी फेरत हाहाकार, घोगन के जाल जामे न रही है सेवाल ब्याल। ऐसे पापी ताल को मरालित कहा करे, घूंघटे उदयगिरी वर्त निकसी रूप। सुधा सो कलित छवि की रति भी बगारो है। हरि ने डिठवा श्याम सुख मिल, भर घत कर घत शोक अति तिमिर बिदारो है। ओके फ्रेंड्स, अब ये हमने आज 17 कवि कंप्लीट कर लिए हैं, बाकी के कल करेंगे हम फ्रेंड्स। और एक बात मैं आपको बता दूं, संडे को मैं वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ, तो इसके लिए फ्रेंड वो इसलिए है कि संडे को थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ मैं। उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने अगर पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको कंटिन्यू करते रहिए और बार बार रिपीट करते रहिए, ताकि आपको याद हो जाए। और फ्रेंड, जैसे ही ये हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट होगा, इसके बाद मैं आपके लिए उपन्यास और कहानी वगैरह डालूंगी जो आपके एंटी नेट में आएगी। और फ्रेंड्स, मैं ये मत समझिए ये एमए के लिए भी है। जो भी कहानी उपन्यास है वो सारे एमए का ही सिलेबस आता है इसमें फ्रेंड। एंटी नेट में जितना भी एमए में आपने पढ़ा होगा ना फ्रेंड, उतना सारा सिलेबस ही आएगा। अगर आपने एमए में डीपली पढ़ाई की है और अब दोबारा से डीपली पढ़ाई करेंगे फ्रेंड्स, तो वो आपका आएगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं फ्रेंड, जो ये टीजीटी पीजीटी टीचर हैं, उनका मेरे पास एक का कमेंट आया था। वो पूछ रही थी कि ये वीडियो उनके लिए भी है क्या। फ्रेंड्स, ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास है और जितने भी हिंदी की तैयारी है फ्रेंड, वो सभी सब्जेक्ट के लिए है। वो किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, सबके लिए फ्रेंड। वो चाहे आप टीजीटी हैं चाहे आप पीजीटी हैं, हिंदी की जितने भी सब्जेक्ट का आप पेपर दे रहे हैं, वो उसके लिए आपके लिए बहुत फ़ायदा करेगा फ्रेंड। ये आपको जितना डीपली आप पढ़ेंगे फ्रेंड, उतना ही आप जल्दी कवर करेंगे। और जल्दी आप टीचिंग लाइन में तो और भी फ़ायदा होगा इससे, क्योंकि इसी में से पेपर आते हैं फ्रेंड्स। जितना जो पीजीटी का होता है वैसे ही एनटी लेवल का होता है, और एनटी लेवल में और थोड़ा डीपली पूछ लेते हैं। और अगर आप पहले ही डीपली पढ़ लेंगे फ्रेंड, तो आप सारे ही कंपटीशन एग्जाम जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये इसलिए मैंने आपको बताया है कि आप सभी तैयारी कर सकते हैं। मैंने इसमें यूजी पीजी इसलिए डाला है ताकि आप टीजीटी पीजीटी टीचर हैं तो आप उसके भी कंपटीशन की तैयारी आप इससे कर सकते हैं फ्रेंड। इसमें मैं सारा ही सिलेबस डालूंगी, जितना भी है हिंदी का सारा डालूंगी। अगर फ्रेंड टाइम बचा तो मैं पेपर 1 का भी डालूंगी, लेकिन वो मैं फ्रेंड वो इंग्लिश में ही डाल पाऊंगी, क्योंकि वो हिंदी में तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है फ्रेंड। और अगर मुझे लगा तो मैं उसको आपको हिंदी में कन्वर्ट करके बता दूंगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब फिर मिलेंगे, सी यू अगेन टुमारो। और तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई के तर्ज में रहिए। ओके, बाय फ्रेंड।